हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि एक से बढ़कर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर 4 है आपका ये समावेशी शिक्षा का। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे पहले मैं चैप्टर वाइज करा चुका हूं, पहले आप उनको देखिएगा। देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है, समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि सॉरी कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना होगा। बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलेंगे या फिर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप लाएंगे, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलेंगे या फिर बच्चे को परिवेश के अकॉर्डिंग बदलेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या करना होगा, हम अपनी व्यवस्था को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसको अपनी व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलेंगे, ना कि बच्चे को बदलेंगे। हम बच्चे को नहीं बदलेंगे, बच्चे को हमें बदलना ही नहीं है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा, अपनी जो व्यवस्था है उसको बदलना है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक समावेशी शिक्षा कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस बात पर जोर होना चाहिए? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर जोर होना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर, या फिर प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, एक समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें क्या होता है कि हमें हर बच्चे की सामर्थ्य, हर बच्चे की शक्ति को अधिकतम करने के लिए, यानी कि उसको इंप्रूव करने के लिए, जो भी उसकी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए, दोनों के लिए, फिर किसी के लिए नहीं। तो जो समावेशी शिक्षा है इसकी व्यवस्था विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है। विशिष्ट बालक में आपके मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, विकलांग, प्रतिभाशाली, सृजनशील, ये सारे बच्चे विशिष्ट बालक में आ जाते हैं। अंधे, बहरे, है ना, ये जो भी बालक हैं ये सारे विशिष्ट में आ जाते हैं। सामान्य में कौन आते हैं? सामान्य में जैसे हम आप लोग हैं, है ना। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है वह विशिष्ट बालकों के लिए की जाती है। ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट में कौन कौन आते हैं। देखिए, 4th क्वेश्चन कहता है समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। जो कार्यशील बच्चे हैं उनको, सड़क पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, या फिर उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के विकास के लिए हम बच्चे कार्यशील को भी ले सकते हैं, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे भी ले सकते हैं, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। इन सभी को हम जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? परिवार पर निर्भर करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, सरकार पर डिपेंड करना चाहिए, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो विकृत बालक होते हैं उनको हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। 6th क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। किससे कम होती है? औसत बालक से, प्रतिभाशाली से, समस्यात्मक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं वह जो एक एवरेज बालक होता है, एक औसत बालक होता है, उससे उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उससे उसका IQ लेवल कम होता है, एक एवरेज बच्चे से, एक जो है औसत बच्चे से। मंदित बालकों की शिक्षा के लिए क्या ध्यान में रखा जाए? उनकी रुचि, उसकी अभिप्रेरणा, रुचि और विप्रेरणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मंदित बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए हमें रुचि और अभिप्रेरणा, इन दोनों को ही ध्यान में रखना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है किससे? श्रवण बाधित से, भाषा बाधित से, अधिगम असर। जो बच्चा वाणी बाधित है, वाणी बाधित यानी कि उसको बोलने में समस्या है, तो वह श्रवण बाधित भी हो सकता है, क्योंकि जो गूंगा होता है वो अक्सर बहरा भी होता है ना, थोड़ा बहुत फर्क होता है। भाषा भी वो जल्दी नहीं पकड़ पाता है, नहीं सीख पाता है। जब गूंगा ही है तो किस प्रकार से भाषा को सीख पाएगा? अधिगम भी असमर्थी होता है वो। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाणी बाधित यानी गूंगा भी हो सकता है, या जो
थोड़ा बहुत फर्क होगा उसकी लैंग्वेज में। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, जो लैंग्वेज की स्किल है या फिर ये सभी। तो लैंग्वेज देखिए, बोलने से भी, बोलना भी एक क्या है, लैंग्वेज स्किल है, पढ़ना भी भाषा कौशल है, लिखना भी है। तो ये सभी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। हकलाने के क्या कारण है? वंशानुक्रम के कारण बालक हकला सकता है, आनुवंशिकता के कारण, या फिर वातावरण, या फिर ये दोनों ही बातें सही है यहाँ पे। देखिए, हकलाने का कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपके कोई जो पूर्वज हों या पेरेंट्स हों उसमें से कोई हकलाता हो। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है इस पर। तो उक्त दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 69 या 70 के बीच में है, उनको हम किस में रखते हैं? दुर्बल बुद्धि में रखते हैं। किस में रखते हैं? दुर्बल बुद्धि के जो है में उनको रखते हैं। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? स्किनर, प्लेटो, आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्रोबेल। तो जो अन्वेषण विधि है उसकी खोज करने वाले कौन हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ऑप्शन सी के साथ में हम चले जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है आगमन पर, निगमन पर, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि पर? इनमें से किन पर? तो ज्ञात से अज्ञात का जो सूत्र है वो हमारा कहां लागू होता है? विश्लेषण पर। किस पर? विश्लेषण विधि पर लागू होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, क्या यह शिक्षक की बहुत ही कम महत्वपूर्ण विशेषता है? छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखिए, यहाँ पे समावेशी शिक्षक में शिक्षक की जो विशेषता है, बच्चों के प्रति संवेदनशील होना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ कम ढूंढना है कि कम महत्वपूर्ण क्या है। छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान होना भी शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर की सामाजिक आर्थिक स्थिति का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है किनको? जो सृजनशील बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो अपराधी बालक होते हैं। डियर फ्रेंड, जो हमारी हस्तशिल्प शिक्षा है वह पिछड़े हुए बच्चों को दी जाती है। किनको? पिछड़े बच्चों को हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है। इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक विशिष्ट बालक नहीं है, सृजनशील, शारीरिक रूप से विकलांग, या फिर साधन संपन्न बालक। देखिए, जो धीमी गति से सीखने वाला बालक है यह भी विशिष्ट बालक में आता है, सृजनशील बालक भी विशिष्ट में आता है, शारीरिक रूप से विकलांग है वह भी विशिष्ट में आएगा। ये तीनों ही बालक हमारे विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। लेकिन कोई बालक सभी साधनों से संपन्न है तो ये विशिष्ट थोड़ा ना हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर काम करती है? किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जो समावेशी शिक्षा है हमारी वह विश्व बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? विश्व बंधुता के सिद्धांत पर आधारित है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता का विकास, सामाजिक एकता, या फिर ये सभी। देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है उसके ये सारे उद्देश्य थे। राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र के अंदर एकता का विकास हो सके, सामाजिक एकता का विकास हो सके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा देने वाले कौन है? सिरिल बर्ट हैं। कौन है? सिरिल बर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? जो पिछड़ा बालक है वो विशिष्ट बालक है, मंदबुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली, इनमें से सभी। देखिए, विशिष्ट बालकों में ये सारे बालक आ जाते हैं। जो हमारे पिछड़े बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक में है, मंदबुद्धि भी विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब विशेष। जैसे हम लोग सब क्या हैं? मोस्टली हम लोग क्या हैं? कॉमन है या सामान्य है ना। लेकिन हम में से जो कुछ अलग होता है, जो मंदबुद्धि है या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सृजनशील है ना, या जो श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित होते हैं, ये सारे विशेष होते हैं, इसलिए ये विशिष्ट में आ जाएंगे। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है
श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त, श्रवण बाधित जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि, यंत्र, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर इनमें से सभी? आपको बताते चलें, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जिनको सुनने में समस्या है उनको हम संकेत करके समझा सकते हैं। कोई चीज दिखा करके, संकेत करके, इशारे करके उसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो चीजों को देख तो पा रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है समझा देते हैं सांकेतिक भाषा से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना कर्तव्य है किसका? सरकार का, समाज का, विद्यार्थी का, माता पिता का। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। सुविधा से वंचित बच्चों से तात्पर्य वैसे बच्चे जो वंचित हैं आधारभूत सुविधाओं से, आधारभूत संरचनाओं से, संप्रेषण से, अपवंचन से। बात यहाँ पे सुविधा से वंचित हो रही है। किसकी बात हो रही है? सुविधा से वंचित बालक। तो जाहिर सी बात है आधारभूत सुविधाओं से, ठीक है, जो बालक आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सुविधा वंचित बच्चे के संदर्भ में वंचित होने का मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या होता है? जिज्ञासा का, असंतोष का, अज्ञानता का या फिर प्रेरणा का? डियर फ्रेंड, यहाँ पे सुविधा वंचित बच्चे के संदर्भ में जो वंचित होने का मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है वो ये होता है कि बालक अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो असंतोष उसको फील होता है, बालक असंतोष रहता है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। चलिए, असंतोष, संतोष की कमी होती है उसके अंदर, सेटिस्फाई नहीं होता है। पढ़ने की असमर्थता है, एक व्यवहारिकता का विकार है, नाड़ी तंत्र का विकार, पठन विकार, मानसिक विकार। तो ये आपको पहले बता चुके हैं। पढ़ने की असमर्थता यानी कि डिसलेक्सिया, जो कि पठन विकार से संबंधित है। यह एक प्रकार का विकार होता है जिसमें बालक जल्दी से जो है डिफरेंस नहीं कर पाता, बी को डी, डी को बी पढ़ देता है। एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण सामग्री सीखने की उच्चतम गुणवत्ता पर या फिर शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर? तो यहाँ पे एकीकृत शिक्षा की जो सफलता है वह शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर। प्रतिभाशाली छात्र अपनी जरूरतों के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं, अपने फैसले में स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। तो जो बालक प्रतिभाशाली है, जो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी समझ लेता है, जान लेता है, प्रतिभाशाली है, गॉड गिफ्टेड है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जरूरतों के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक है। अपने फैसले में स्वतंत्र होता है, ये बात सही है, वह अपने फैसले में स्वतंत्र होता है, वो जानता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि वो राइट और रॉन्ग के बीच डिफरेंस को समझता है, इसलिए वो अपने फैसले में स्वतंत्र होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो टीचर से स्वतंत्र हो जाएगा या अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं, ऐसा भी नहीं है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं, छिपी हुई विकलांगता क्या है? वैसे लोग, देखिए मेरी हर एक क्लास में आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे लोग जो अपने घर के बाहर जाने से डरते हैं उनके अंदर छिपी हुई विकलांगता होती है। वैसी विकलांगता जो व्यक्ति को देकर के स्पष्ट नहीं होती है या कोई छिपी विकलांगता होती ही नहीं। देखिए छिपी हुई विकलांगता का मतलब है कि जो हम जैसे व्यक्ति को देख रहे हैं, तो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमको एकदम पता सामान्य दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या कमी है, क्या विकलांगता है, ये हम उससे बातचीत करके या उसके साथ कुछ समय बिता करके ही जान पाएंगे। ऐसी विकलांगता जो सीधे नजर नहीं आती है वो छिपी हुई होती है व्यक्ति के अंदर। कई बार हम लोग, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे लगता है ये व्यक्ति बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं या उससे कुछ बात करते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तब समझ में आता है कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या विकलांगता है इसके अंदर। इसे कहते हैं छिपी हुई विकलांगता। जहां बाधा है वहां क्या होगा? निराशा, संघर्ष, मानसिक बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो जहां बाधा है, जहां हमारे सामने जब कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? वहां पे हम लोग संघर्ष करते हैं उस समस्या से निकलने के लिए। तो जहां बाधा है वहां संघर्ष है। पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। जो पिछड़े बालक हैं उनको हम निरीक्षण और परीक्षण दोनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये पिछड़े बालक है। निरीक्षण और परीक्षण के द्वारा उनकी पहचान की जा सकती है। CWSN का मतलब क्या होता है? CWSN
CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डाल करके, समाकलन के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? समावेशित या समावेशी शिक्षा के द्वारा। 34(1) कहता है श्रवण बाधित जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसकी शिक्षण के लिए क्या उपयोगी है? चित्र दिखाकर क्या आप उसको समझाएंगे? बात सही है, हम उसको भाई चित्र दिखाएंगे या कोई मॉडल दिखाएंगे, है ना, या मानचित्र वगैरह दिखा करके उसको कोई चीज समझा सकते हैं, क्योंकि सुन तो नहीं पा रहा है लेकिन चीजों को देख पा रहा है बराबर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN वही है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 36(1) सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, एक्सेप्ट जहां लग जाता है, जहां सिवाय लग जाता है, ओनली लग जाता है, तो वहां पे आंसर बड़े ध्यान से करना होता है। सीखने के लिए आकलन जो है निम्नलिखित का ध्यान रखता है, किसके सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय। ठीक है, क्षमताएं, त्रुटियां, अधिगम शैलियां, ये सब इंक्लूड है। सीखने के लिए आकलन जो है वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के सिवाय ध्यान रखता है। आगे बढ़ जाते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, किसके सिवाय? किसके सिवाय? पृथक्करण के सिवाय बाकी सभी चीजों की आवश्यकता होती है। संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी भी चाहिए, क्षमता संवर्धन भी चाहिए, लेकिन पृथक्करण के सिवाय इन सभी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज है, ऐसा हम नहीं करेंगे। तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं हमारे। चौथा सही है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एक्टिव होकर के। सीखने की अक्षमता यानी कि बालक सीख नहीं पा रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, वाले शिक्षार्थी को या वाले बालक को किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो ऐसे बच्चे कहाँ? समावेशी कक्षा में सीखते हैं। ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की अक्षमता वाले जो बालक हैं, वह समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ जो है वो सीखते हैं। समावेशी कक्षा का अर्जित चर क्या है? शिक्षक, छात्र, वातावरण, पाठ्यचर्या। समावेशी कक्षा का जो अर्जित चर है वह हमारा छात्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन में शिथिलता दी जानी चाहिए, किसको? केवल अक्षम को, अक्षम सक्षम दोनों को, सक्षम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा में जो मूल्यांकन में शिथिलता है वह हमें किसको दी जानी चाहिए? केवल अक्षम बच्चों को, केवल अक्षम बच्चों को। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या फिर ये सभी सही है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण के आपको बताते चले 2 रूप हैं। कितने रूप हैं? 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, ब्रेल लिपि एवं टेक रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए, दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो जो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग है यह हमारे दृष्टि बाधित बच्चों के काम आती है। टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो सुन सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए, क्योंकि उन्हें सिर्फ देखने में दिक्कत है, सुन तो सकते हैं वो। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात
किस में कही गई है? अनुच्छेद 21 का में कही गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो झगड़ालू होते हैं, समाज के विरोधी होते हैं, अपराधी होते हैं, या सारे ही क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं। तो जो बालक समस्यात्मक बालक है वह झगड़ा भी करेगा, सामाजिक रूप से विरोधी भी होगा, अपराधी भी होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हुई? समायोजन व सामंजस्य का लक्षण नहीं है, कौन सा? संतुष्टि, असंतुलन, अनुकूलन व अनुकूल वातावरण, या फिर सामाजिकता। देखिए, समायोजन और सामंजस्य का लक्षण, अगर व्यक्ति संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, इसका मतलब है वो समायोजन कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वातावरण है ना, तो फिर वो समायोजन कर पा रहा है। सामाजिकता, लेकिन यहाँ पे जो असंतुलन है, अगर व्यक्ति संतुलित नहीं है, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। असंतुलन इज द राइट आंसर ओवर हियर। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे कठोर अनुशासन अगर आप बच्चे को देंगे तो उसके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक दोष होगा तब भी बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। परिवार में संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तब भी बालक का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हो तो फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये नहीं है, बाकी ये तीनों ही बाधा डालने वाले कारक हैं, लेकिन C1 जो है यह बाधा डालने वाला कारक नहीं है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? वह सहनशील होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, सामंजस्य स्थापित कर पाता है, या फिर ये सभी? तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी विशेषता वो सहनशील भी होगा, उसके अंदर सही डिसीजन, सही डायरेक्शन में जाने की क्षमता भी होगी, वो अपने आप को सामंजस्य यानी कि एडजस्ट भी कर पाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में क्या बात सकता है कि वो अगर शैक्षिक रूप से पिछड़ा है तो वो घर और समाज में पिछड़ा हुआ है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, पढ़ाई में पिछड़ा है, इनमें से सभी? बात यहाँ पे शैक्षिक रूप से शिक्षा की हो रही है, तो जाहिर सी बात है बालक पढ़ाई में पिछड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं।